इंफॉर्मेशन मिली है। आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास नहीं होंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मैम से बात कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली क्या अभी अटेंडेंस काफी कम हो गया, आपके जो काफी सारे फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, तो इतनी कम स्ट्रेंथ में आई थिंक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप में से किस किस को क्लास कंटिन्यू करनी है? सर मुझे तो जिसको क्लास कंटिन्यू करनी है, आप फिर मैम से बात करो, उनसे पूछो कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम तो आपका अभी सिलेबस रिवाइज करवा ही रहे थे बोर्ड्स का। अब मुझे नहीं पता कि काफी बच्चे एब्सेंट क्यों हैं। बैच 2 में ठीक आपके आपकी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, बट बैच 1 में ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब आई डोंट नो कि वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों फिर आज हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर नेम है, हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और आज हमारा टॉपिक रहेगा YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। YDSC के बारे में हम काफी आज बात करने वाले हैं, एंड चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने क्लास अभी ज्वाइन की है, ये आज आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप जेपी मैम से फोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, क्या 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 हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में? एक तो हमने बात की थी लोकेशन ऑफ दी मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो जब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा पुट करोगे, तो हमारा मैक्सिमा की लोकेशन क्या क्या आ गई थी? एन टाइम्स लेमडा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। एन क्या? वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड एन क्या? इसके बारे में आगे बात करेंगे। सिमिलरली, जब हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की थी n-1/2 इंटू लेमडा, हमें बच्चों ये क्या मिल गई थी? लोकेशन फॉर मिनिमा, ठीक है। इसके बारे में बात की थी हमने। फिर हमने इसके अलावा आगे क्या बात की थी? आगे हमने बात की थी फ्रिंज विड्थ के बारे में, बीटा, ठीक है बच्चों। फ्रिंज विड्थ, चाहे अपनी डार्क फ्रिंज हो, चाहे अपनी ब्राइट फ्रिंज हो बच्चों, सबकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी? इक्वल होगी। जितनी भी फ्रिंजेस बनती हैं बच्चों, सबकी विड्थ क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। एंड उससे पहले हमने बात की थी बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सो रिजल्टेंट हमारी जो वेव आएगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी? अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos ऑफ 5। एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। ये सब चीजें बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, ओके। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इंटेंसिटी के बारे में, देखो बच्चों, देखो हमें पहले पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। हमने अभी देखा दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर I1 अंडर I2 इंटू कोस ऑफ 5, ठीक है। और देखो, अगर हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमा फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो देयरफॉर आई किसके बराबर आ जाएगा? आई विल भी हो जाएगा क्या? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस में अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन? सर पाई की वैल्यू 0 क्यों हुई? बिकॉज हमने माना क्या अभी? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद करो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई। तो मैंने इसको आप 0 भी लिख सकते हो, 2 पाई भी लिख सकते हो, 4 पाई। याद है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन थे ना आपकी? भूल गए क्या बच्चे? यस सर। भूल गए क्या? यस सर। चलो देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, कोई बात नहीं। देखो, हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली, एम्पलीट्यूड की हमारी इक्वेशन। अब आप खुद बताओ, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू बच्चों cos फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर? या तो 0, देखो cos 0 1 होता है, या फिर cos 2 पाई होना चाहिए, cos 4 पाई,
तो देखो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी कि 2n पाई हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके अब सर। देखो, अब देखो, मान लो अगर इंटेंसिटी बच्चों इक्वल है, इफ I1 इज इक्वल टू I2, सो देयरफॉर बच्चों I मैक्स कितना हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा 4 I0। मान लो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, हमने I0 मान लिया। अगर दो हमारे जो लाइट सोर्स है बच्चों, अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी, हमारी फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 I0। सॉरी, नॉट फ्रिंज, हमारी जो रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, सिमिलरली वेरी ब्राइट स्पॉट। सिमिलरली बच्चों, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो cos फाई क्या होना चाहिए, -1। तो cos फाई -1 कब होगा भाई, फाई जब पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, तो ये कंडीशन होती है। तो बच्चों आई मिनिमम क्या हो जाएगा, फिर इसकी देखो, इसकी इक्वेशन एक्चुअली क्या आएगी, सो आई मिनिमम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम विल बी 0। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई। सर पर पाई की वैल्यू मिनिमम के केस में 180 भी तो होती है। हाँ, तो हमने वही तो किया ना, 2n, देखो ना ये वाला 2n -1, ये देखो क्या है, आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पाई आएगा, 3 पुट करोगे तो 5 पाई आएगा। तो उन पे देखो, अगर फाई की वैल्यू पाई है, 3 पाई है, 5 है, तो जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 होती ओके सर। है। ठीक है, चलो, ओके। अब देखो बच्चों, अगर हम इंटेंसिटी हम चेक करते हैं, अगर वाईडीसी में अगर बात हम करें, ठीक है, इंटेंसिटी देखो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कितनी है, 4I0। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो देखो बच्चों की हमारी क्या बन गई, देखो सारी ये ब्राइट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये सारी क्या है, मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा। देखो क्यों, इन सबकी ब्राइटनेस कितनी है, बहुत ज्यादा है। अगर आपको अगर जनरल इक्वेशन लिखनी है ना इंटेंसिटी की, आप कैसे लिख सकते हो कि भाई मान लो ना, चलो I0 है, ये भी I0 है। ठीक है, प्लस में 2I0 इंटू कॉस ऑफ पाई। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 2I0 को कॉमन ले लो, 1 प्लस में कॉस पाई। ठीक है, 1 प्लस में कॉस पाई, क्या हो जाएगा इसका बताओ फिर, क्या करें कि कट हो जाए। देखो, अगर आपको कोस का फॉर्मूला याद हो तो क्या लिखेंगे, सो 1 प्लस में 2 क्या हो जाता है, ये कॉस स्क्वायर 5/2 -1, ये होते हैं। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारी आई इक्वलेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या जाएगी, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 आ जाएगी। ये मैं जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ भाई। हमने इंटेंसिटी जो ना, हमारे जो लाइट सोर्स है, हमने दोनों के इंटेंसिटी हमने इक्वल मान ली है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब फाई जो है फेज डिफरेंस है, मतलब कि वो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। हमने एक नॉर्मल, हमने एक रैंडम वैल्यू मान ली कि फाई है। हमें नहीं पता कि फाई 2 पाई है, पाई है, 0, हमें नहीं पता। तो हमने इसके टर्म में निकाल लिया। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, जो मैक्सिमा है, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहाँ पे फ्रिंज, जहाँ पे अपनी जो ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, वहां पे क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 4I0। और लेकिन जहाँ पे बच्चों मिनिमा है, मतलब क्या है, वहां पे डार्क है। आप खुद देखो, आप अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, हल्का सा दिमाग यूज करना है, चेक करो ना कि भाई जब फाई कितना था, 2n पाई, तो बच्चों अपना डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना था, कितना होता था, n टाइम्स लैम्डा होता था। तो आप खुद देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस 0 है। ठीक है, उसका देखो, जब आप एन की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 पाथ डिफरेंस है, फिर आप 1 पुट करोगे तो देखो, देखो -1 और माइनस लेमडा, लेमडा पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा ना। तो देखो लेमडा पे मैक्सिमा है कि नहीं, यस। लेकिन पाथ डिफरेंस अगर आप याद करो, लेमडा/2 ऑड, मतलब आप ये समझ लो कि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2, तो क्या हो जाएगा, देखो वहां पे मिनिमा है, देखो यहाँ पे मिनिमा है।
-3 λ/2 पे देखो मिनिमा, 3 λ/2 पे देखो मिनिमा, देखो ये आ रहा है समझ में। सर मतलब जब लेकिन इवन होगा तब मैक्सिमा होगा, ऐसे ही है कुछ? नहीं, इवन होगा तो मैक्सिमम होगा, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको याद मत करो, उसको थोड़ा सा देखो, आपको याद करो, आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, आपको देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि आप चीजें याद रखो ये वाली, बट ये चीजें ना समझ के याद रखो थोड़ा सा। देखो, अगर मान लो एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है, ऐसे, आई थिंक ये बात सबको पता होगी ना कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ये बात तो सबको पता होगी। यस। या कोई ऐसा है महापुरुष यहाँ पे जिसको नहीं पता? चलिए, मान लो कि अपनी को दूसरी एक और वेव है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, देखो, अगर हमारी वेव बच्चों यहीं से स्टार्ट हो रही है, चलो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, हमारी वेव यहाँ से, दूसरी वाली वेव बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे, तो आप बताओ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे? कंस्ट्रक्टिव। अगर आप इनको जोड़ोगे तो एडअप होंगी, या आपने ये जो अपना जो खुद का मैग्नीट्यूड, अपना जो एम्पलीट्यूड एक दूसरे का खत्म करेंगे, क्या लगता है भाई? देखो, ये जब मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, तो जोड़ेंगे ना, फिर ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, नेगेटिव टाइम पे दोनों नेगेटिव है वरना पॉजिटिव है। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से देखो, इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा का पाथ डिफरेंस है, यानी कि एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। और मान लो अगर हमारे पास कोई एक और हो, तो अगर मान लो हमारे पास एक वेव और आ रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रही है, लेकिन बच्चों वो जो वेव आ रही है ना, वो ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ खत्म हुई, और यहाँ पे देखो ऐसे आ रही है। अब बताओ, अब येलो वाली और रेड वाली जब मिलेंगी तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे? जब येलो पॉजिटिव है तो रेड वाली नेगेटिव है, जब रेड वाली पॉजिटिव है तो येलो नेगेटिव है। आप खुद चेक करो, देखो पाथ डिफरेंस कितना दोनों में, λ/2 का डिफरेंस है ना। आ रहा क्या समझ में? यस। बस तो देखो, जहाँ λ/2 है या -λ/2 है, वहां पे देखो क्या डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस, वहां पे क्या है, वहां तो डार्क है सब कुछ, वहां तो इंटेंसिटी क्या है, 0 है। लेकिन जहाँ पे क्या पाथ डिफरेंस 0 है, या लेमडा है, या फिर 2 λ है, वहां पे देखो क्या है, वहां तो ब्राइटनेस है 4I0। आया समझ में बच्चों ये बात? यस। आगे चलिए अब। चल, देखो अभी तक हमने क्या माना बच्चों, अभी तक हमने ये माना कि इंटेंसिटी है ना जो दोनों लाइट सोर्स से आ रही है बच्चों, वो क्या इक्वल है। अगर मान लो, अगर हमारे जो स्लिट्स है, अगर आप उनका साइज अगर ऊपर नीचे साइज कर दोगे ना, अगर एक का साइज छोटा है एक का साइज बड़ा है, तो बच्चों तो इंटेंसिटी है दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, फिर वो इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है। तो इफ स्लिट्स ऑफ अनइक्वल साइज आर यूज, सो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बच्चों क्या रहेगी, वो इक्वल नहीं रहेगी। पहले हमने इक्वल मान ली आई नोट का, अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों अब फिर इक्वेशन ये बनेगी फिर इंटेंसिटी की। सो √I1 + √I2 होल का स्क्वायर फॉर मिनिमा। अब देखो क्या है, पहले हमने क्या लिख दिया था, हमने पहले लिख दिया था कि आई मैक्स कितना हो जाएगा, 4I0 when I1 = I2 = I0। और ये हमने क्या लिख दिया था, आई मिनिमम कितना था, 0 when I1 = I2 = I0। लेकिन ये था कब, जब इंटेंसिटी बच्चों दोनों की इक्वल होगी। अगर बच्चों अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल नहीं है तो बच्चों फिर कभी बिल्कुल डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, 0 हो जाए, ऐसी कोई है ही नहीं। क्यों, I1 I2 दोनों इक्वल नहीं है। ये बात किस किस को समझ आई? अब बच्चों हमारे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट डार्क नहीं होगा। अब कंप्लीट डार्क नहीं होगा।
ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या आएगी बच्चों, दिक्कत ये आएगी, अगर हमने पहले जब इक्वेशन देखी थी, हमारी इक्वेशन क्या थी कि आई मैक्स क्या था, I1 प्लस I2, ठीक है, ये था ना, √2 I1 I2, ठीक है। लेकिन जब इंटेंसिटी इक्वल थी तो हमारा आई मैक्स क्या था, हमारा आई मैक्स क्या था, I1 प्लस I2, ये था ना। यस कुछ समझ आएगा? यस ठीक है। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब देखो हमारी जो इंटेंसिटी होगी ना, वो बच्चों ज्यादा होगी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या होगी, अब थोड़ी ज्यादा होगी। देखो कैसे, वेट, ज्यादा का मतलब क्या है कि देखो आप थोड़ा ध्यान दोगे कि मान लो हमारा जो I1 प्लस I2 है, भाई पहले अपनी इंटेंसिटी किसके बराबर आ रही थी, इसके बराबर आ रही थी, 4I0। हमने I0 का क्या मान लिया था, हमने इक्वल मान लिया था कि भाई दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, ठीक है। तो हमारी ये आ रही थी, लेकिन अब हमारी ये नहीं आएगी, अब हमारे I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 4I0। अगर मैं ये बोल दूं कि I1, ये हमारा हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन हमने बना ली, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब देखो ये कितने, I1 प्लस I2 है, तो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी, I1 प्लस I2, ये इसमें प्लस क्या कर दो, ये प्लस कर, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये वैल्यू, सो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2। अभी देखो हमने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी जो आई मिनिमम है ना, वो जीरो नहीं होने वाले है। अगर ये हमारा एक रेफरेंस है I1 प्लस I2, अब हमारा जो आई मिनिमम होने वाला है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, सो आई मिनिमम की इक्वेशन में लिख देता हूँ, सो आई मिनिमम इट विल बी I1 माइनस I2, एक मिनट इसको आप ऐसे लिखो, हाँ, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 √I1 I2, यानी कि बच्चों आई मिनिमम क्या हो जाएगा, हमारा जो रेफरेंस था इससे माइनस कर दो, इससे क्या कर दो, माइनस कर दो बच्चों, कितना, 2 √I1 I2। तो देखो ये हमारा अब जीरो नहीं है इस बार, अब ओके। सो वी कैन से इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी इन मैक्सिमम कितना हो सकती है, ये हो सकती है हमारे, अब पहले हम क्या लिख रहे थे, √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और हमने फिर I1 I2 हमने इक्वल मान लेना। अच्छा तो ये कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना क्या बोल रहा है यहाँ पे मैं, या किसी को कोई डाउट हो रही है, समझ आ रहा ना। भाई देखो हम अभी तक हम यहाँ पे देखो, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल लग रहा था, क्यों, क्योंकि हमने दोनों के इंटेंसिटी बच्चों, जो लाइट रेज, जो लाइट सोर्स है, जो स्लिट थी, दोनों का साइज इक्वल था स्लिट का, तो हम वहां पे क्या मान के चले थे, जो जो दो लाइट वे आपस में इंटरफेयर कर रहे बच्चों, उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, हमने आई नोट के बराबर मान ली थी। लेकिन ये जो सेकंड केस है ना, अब हमने क्या बोला कि इंटेंसिटी इक्वल नहीं है बच्चों, अगर इंटेंसिटी इक्वल नहीं होगी तो डार्क फ्रिंज तो कभी बनेगी नहीं फिर, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है ना, ये फॉर्मूला अपना √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, पर दोनों इंटेंसिटी कभी जीरो हो, सॉरी इक्वल तो है नहीं, तो इनका नेट रिजल्टेंट कभी जीरो तो आएगा नहीं ना, कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ओके सर सॉरी, सो बच्चों हम एक बात बोल सकते हैं इसमें, हम क्या बोल सकते हैं भाई, हमारी इक्वेशन क्या है, सीधी सीधी हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब डार्क फ्रिंज नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, कंप्लीट डार्क नहीं मिलेंगे, कंप्लीट डार्क, जैसे देखो यहाँ पे हमने जीरो मान रखा था ना, ये देखो हमने यहाँ पे जीरो लिखा हुआ था, जीरो, ये बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, अब नहीं है, अब जीरो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो, अब देखो आपको मैं साफ, आप देखो देखो ये देखो, ये वाला क्या है, देखो ये वाला कितना डिफरेंस है दोनों में, सेकंड वाले में देखो बच्चों, सेकंड वाला देखो आप, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है, जो ब्राइट है वो ब्राइट दिख रहा है, जो डार्क और डार्क दिख रहा है। लेकिन देखो ये वाला देखो क्या है, यहाँ पे सब मिक्सअप है, मतलब जो ब्राइट है वो कंप्लीट है ब्राइट नहीं है, और जो डार्क है वो कंप्लीट डार्क नहीं है, तो क्या फ्रिंज विजिबिलिटी क्या, तो बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी क्या है, इज पुअर
इफ स्लिट्स ऑफ इक्वल साइज आर यूज्ड देन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट। तो हमारी I मैक्स कितनी 4 I नॉट, हमारी I मिनिमम क्या है 0, यानी कि वेरी ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज, या फिर अगर डार्क फ्रिंज है तो क्या एब्सोल्यूट डार्क स्पॉट और डार्क फ्रिंज। तो देखो ये वाला अपना ये वाला केस हो गया। तो मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100। अब देखो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आई जो मिनिमम है बच्चों वो 0 जाए, यानी कि हमारी क्या दोनों के इंटेंसिटी इक्वल है, दोनों स्लिट से जो लाइट रे आ रही है, उस केस में क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मैक्स माइनस 0 डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस 0 इंटू 100। किसके बराबर आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से when both slits are of equal width the fringe visibility is best and equal to 100%। आया क्या बच्चों समझ में? ठीक है, आगे चले आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज two coherent sources of intensity ratio 9:1 produce an interference pattern, the fringe visibility will be। चलो बच्चों ये वाला आंसर दो। भाई 9:1 रेशियो है, इसका मतलब क्या है, आप 9 में मान सकते हो ब्राइट है और 1 अपना डार्क है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट करो बच्चों, दो हमें सीट्स है, उनकी उनकी इंटेंसिटी रेशियो कितनी है 9:1 है। ठीक है, तो आप आई मैक्स निकालो और आप आई मिनिमम निकालो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी सॉल्व करके बता रहे हो या फिर ऐसे बता रहे हो? सर सॉल्व किया। चल ठीक है, देखो तो बच्चों जो हाँ इंटेंसिटी निकल रही है दोनों सोर्सेज से वो कितनी है 9:1 की रेशियो में। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो चलो I1 है वो मान लो 9I0 है, और जो I2 है वो बच्चों मान लो I0, तो अपना आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ये था ना 100 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सो 100 कितना 9I0 है जिसमें 100 का होल स्क्वायर, तो क्या ये क्या हो जाएगा 416I0 आ जाएगा। सिमिलरली आई मिनिमम क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपना आई मिनिमम 4I0। क्यों, बिकॉज 300I0 माइनस 100I0, ऊपर वाले प्लस था नीचे माइनस हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालने विजिबिलिटी, यानी कि क्या फॉर्मूला था आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस आई, क्या हो जाएगा, सो 16 ऑफ I0 माइनस 4 सर I0 100। आई इंटू 100 सॉरी डिवाइड बाय 16 I0 प्लस में 4 I0, तो क्या आ जाएगा इंटू 100। सो I0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 12, नीचे आएगा 20 टू 100।
क्या जाएगा 60%। आंसर इज सी 60%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। The contrast in the fringes is in any interference pattern depends only on, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कंट्रास्ट का मतलब क्या बच्चों कि कितनी विजिबल है हमारे फ्रिंजेस, कितनी विजिबल है। हमने इसके बारे में अभी पढ़ा है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इंटेंसिटी रेशियोज पे डिपेंड करता है। आंसर विल बी सी। ठीक है, चलो नाउ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। देखो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी। इसका मतलब क्या बच्चों? नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी। ठीक है, देखो ओके, तो यहां तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पहले? बच्चों यहाँ तो कोड आउट कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। चलिए देखो नाउ, अगर हम बात करते हैं बच्चों ब्राइट फ्रिंज के बारे में, तो हमें इतना पता था कि हमारे क्या पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था। पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि डी साइन थीटा इज एन लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, हो गया। अब बच्चों हमें पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है मैक्सिमम। तो यानी कि अगर मैं बोलूं साइन थीटा यहां से कितना है, ये है अपना एन लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो एन विल बी इक्वल टू डी बाई लैम्डा। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ, एक मिनट इसको आप लिखो, मैक्सिमा लिखो, नंबर ऑफ मैक्सिमा, कि मैक्सिमम कितने मैक्सिमम बनेंगे। चलो ठीक है मैक्सिमम बनेंगे, स्क्रीन पे मैक्सिमम बनेंगे, इंटरफेरेंस भी होगा, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे वो डिपेंड करता है बच्चों इस रेशियो पे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल कि d इज इक्वल टू लैम्डा, सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू d बाई डी विच इज इक्वल टू 1। n विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, बट हमें कौन सा लेना बच्चों? हमें लेना इंटीजर वैल्यू, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू -1, 0 और ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। आया क्या समझ में? तो आगे से मैं ऐसे ही करना है। हमारे पास जो भी इंटीजर वैल्यू होगी ना, अगर हम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू होती है 1.5, तो 1.5 नहीं लेते हम, 1 से छोटा करते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गए, यानी कि हमें कितने मिलेंगे? हमें मैक्सिमम कितने मिलने वाले हैं? 3। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। इस बार बच्चों जो डी की वैल्यू है इज ट्वाइस द वेवलेंथ। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये फॉर्मूला क्या है? हमने अभी डिस्कस किया है क्या? n will be less than equal to d by lambda, d is equal to twice of lambda, so therefore n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा, यानी कि 2, so therefore n की वैल्यू होगी 2, यानी कि -2, -1, 0, 1,
यस, तो हमारे पास बच्चों कितने मैक्सिमा होंगे? 5 मैक्सिमा होंगे। अगर आपको उनकी वैल्यू निकालनी है कि क्या क्या लोकेशन होगी, सो y विल बी इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, n लैम्डा dy स्मॉल d, बस ये वैल्यू पुट कर दो। तो लोकेशन कहाँ कहाँ होंगे बच्चों? सो y0 क्या हो जाएगा? 0, y1 क्या हो जाएगा? लैम्डा d बाय d, y ये, चलो ये नेगेटिव कर लो चलो, ठीक है, y प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा dy स्मॉल d एंड लैम्डा माइनस 2 क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा dy। तो ये बच्चों 5 लोकेशन है, इन लोकेशन पे होगा अपना, इन लोकेशन पे क्या होगा बच्चों? मैक्सिमा होगा। क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलो बच्चों, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने, देखो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया वाईडीएस से, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाईडीएस से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड अप, फ्रिंजेस डिसअपियर। ये बात किस किस को समझ आई? हम बच्चों, अगर एक स्लिट बंद कर दोगे तो सोचो फिर इंटरफेरेंस किस चीज का होगा? इंटरफेरेंस तो हो कुछ होगा ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है भाई? हमारी रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाइव, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अगर मान लो a2 हमने बंद कर दिया तो a2 का एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो फाइनली a किसके बराबर आएगा? तो a1 के बराबर आएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, इंटरफेरेंस कुछ हो ही नहीं रहा, तो स्लिट्स भी नहीं बनेंगी फिर। ये बात किस किस को समझ आई? आ रहा है क्या कुछ समझ में? सर एक बार फिर से बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों, दो स्लिट्स में से आपने एक स्लिट को बंद कर दिया, भाई आपने अगर एक स्लिट को बंद कर दिया तो मतलब लाइट रेज कितनी है? लाइट रेज अब एक ही अपने पास, इंटरफेरेंस किस चीज का होगा? इंटरफेरेंस तो कुछ होगा नहीं ना, कम से कम दो, अपने को दो वेव तो चाहिए ना इंटरफेयर करवाने के लिए आपस में। हमने एक वेव बंद कर दी, तो अब क्या होगा? अब लाइट सीधी सीधी आएगी और चली जाएगी अपना पास। देखो इंटेंसिटी क्या होगी, सिंगल स्लिट अगर होगी, देखो अगर बच्चों सिंगल स्लिट होगी तो हमारा इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा हो जाएगा, जो सेंटर में वो आपको कुछ अच्छा खासा दिखेगा, ठीक है, बाकी फिर आसपास आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बच्चों डबल स्लिट पैटर्न होता, हमारा पैटर्न ऐसा बनता, ऐसा बनता, ठीक है। देखो सारी क्या है, सारी ब्राइट फ्रिंजेस है, सारी सारी। ओके सर। ये देखो, आप आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हो, डायफ्रैक्शन आने वाला है टॉपिक, सॉरी पोलराइजेशन भी आने वाला और डायफ्रैक्शन भी आने वाला, ठीक है। आप खुद देखो, ये देखो ये कैसे अपना पैटर्न दिख रहा है आपको, और ये देखो फ्रिंजेस दिख रही है, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, पूरा दिख रहा है आपको सब, यस सर। ठीक है। नाउ फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ मैक्सिमा उस पर डिपेंड नहीं करती फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट होती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, चाहे आपको डार्क फ्रिंज लेनी हो चाहे आपको ब्राइट फ्रिंज लेनी हो बच्चों, हमारी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया भी था। आप खुद सोचो ना कि भाई अगर आप डी सेपरेशन बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएंगी फिर। अगर आप लैम्डा बढ़ा दो, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी ना मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट की, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी मोनोक्रोमेटिक लाइट की बच्चों, जो अपनी जो इंसिडेंट रेज है, तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने सेपरेशन बढ़ा दिया दो स्लिट्स के बीच में, तो फ्रिंज विड्थ हमारी कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती है एन से, नंबर ऑफ मैक्स पर डिपेंड नहीं करती। जितनी फ्रिंज बनेगी, चाहे कितनी ब्राइट फ्रिंज बने बच्चों, सबका क्या होगा, सबकी विड्थ सेम होगी, डार्क की भी सेम होगी और ब्राइट की भी सेम होगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। नाउ थर्ड, फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। बिल्कुल सही, हमने जैसे अभी डिस्कस किया है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? ये तो है
अगर आप सेपरेशन बढ़ा दो, अगर आपने सेपरेशन बच्चों कम कर दिया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। अगर आपने सेपरेशन बढ़ा दिया तो फिर फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर, आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है ना। अब देखो, अब खुद ध्यान से देखो, अब यहाँ से देखो रेंज निकल रही है, फ्रिंज बन रही है, ठीक है। अब अगर आप डिस्टेंस, अगर देखो अगर आप डिस्टेंस कम कर दोगे, अगर बच्चों आप डिस्टेंस कम कर दोगे इनका, ये अगर आप ऐसे पास में जाओगे तो बच्चों फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ क्या बढ़ जाएगी, यस सर। ठीक है। So thus with the decrease in the fringe width increases. So fringe width is inversely proportional to the separation between the slits. ठीक है, आगे चले। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट interference experiment, if the distance between the slits is made threefold, the fringe width becomes. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया तो फ्रिंज विड्थ कितनी बढ़ेगी? सर हाँ जी, ए। ठीक है। बाकी बच्चे किसी आवाज नहीं आ रही, क्या होगा? सब ठीक है? यस सर। आप में से किस किस को सिलेबस पूरा करना है बोर्ड के लिए? सर करना है। यस सर। तो फिर आप दिव्या मैम से बात कर लेना, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। अब आप पूछ लेना आप दिव्या मैम से कि आगे क्या प्लान है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी आपकी क्लास ली है ऑलमोस्ट हर क्लास में बैच 2 में 10 बच्चे तो रेगुलर है, ये देखा मैंने। अब या तो फिर बात कर लो मैम से कि हमारा बैच कंटिन्यू हो सके, मतलब मैं एक सजेशन दे रहा हूँ बस, मेरे ऐसे कोई वो नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर आपको सबको करना है, सिलेबस पूरा अच्छे से कवर करना है, तो आप मैम से रिक्वेस्ट कर लो और पूछ लेंगे आगे मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। क्योंकि आपके बैच में 10 बच्चे मैंने देखा कंटिन्यू है। सो प्रियंका, अनुष्का, गुरप्रीत, खुशी, कुमकुम, मुस्कान, प्रियंका, वर्षा, यशिका, नितिका, कोई ऐसा बच्चा जो लास्ट क्लास में नहीं था? कोई ऐसा बच्चा जो लास्ट क्लास में था, मतलब जो इस क्लास में है लेकिन पीछे वाले क्लास में नहीं था? कोई ऐसा है क्या? चलिए कोई ना, ओके। देखो, सो क्वेश्चन इज, बच्चों हमने डिस्टेंस को कितना कर दिया है? सो फ्रिंज विड्थ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो मान लो अगर शुरू में B1 था, D1 डिस्टेंस पे, अब B2 हो जाएगा बच्चों D2 डिस्टेंस पे। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ना कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, B2 बाय B1 विल बी इक्वल टू D1 बाय D2, ठीक है। देखो B2 क्या हो जाएगा, B1 इंटू रेशो कितनी है D1 बाय कितना होगा, 3D1 कर दिया हमने, therefore β2 विल बी β1 बाय, यानी कि 1/3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। Next question is, yellow light emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity. तो बच्चों आपको बताना है कि फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सोच के आंसर दो। सर इसको वेवलेंथ से देखेंगे ना? क्या कह रहे हो? वेवलेंथ से पता लगाएंगे ना कि। बिल्कुल सही, क्या बात है गुरप्रीत, छा गए तुम तो फिर, बिल्कुल सही। बीटा का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आप ये चेक करो कि येलो का आपने ब्लू से रिप्लेस तो कर दिया, पर दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी
क्या होगी, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। So basically you have replaced yellow light by blue light. ओके कुमकुम, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप सबको सिलेबस अच्छे से कवर करना है तो इट्स माय सजेशन, यू कैन टॉक टू दिव्या मैम। बाकी जो भी डिसीजन होगा मैनेजमेंट का होगा। मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बात नोट की है कि हमारे बैच सेकंड में 10 बच्चे रेगुलर हैं काफी टाइम से। मेरी तरफ सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट आपका सिलेबस तो पूरा करो, और आपको करना है तो बाकी तो फिर मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करेगा। तो हमें तो बस ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि मिली है कि ये आपकी लास्ट क्लास। सर इसका आंसर बी होगा। देखो, ओके चेक करते हैं क्या होगा। याद करो बच्चों, एक ट्रिक होती है विबजोर, याद है विबजोर, ठीक है। इसमें होता क्या है, रेड की वेवलेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम लेमडा, और वॉयलेट कलर की क्या होती है, मिनिमम लेमडा। यानी कि रेड के पास फिर ऑरेंज की वेवलेंथ कम है, मतलब ज्यादा है, फिर येलो की है। अब हमने येलो को रिप्लेस किससे कर दिया, हमने ब्लू से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर is less than wavelength of yellow. सर So ऑप्शन ए। therefore, fringe width of blue color will be less than fringe width of yellow. आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? यस सर। अब देखो बच्चों, तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है इसके बारे में, बिल्कुल सही भाई। तो क्या है, अपने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी डिवाइड बाय टी। सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि अगर आपने मोनोक्रोमेटिक, आप कोई भी लाइट यूज करो, अगर आपने इसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मोनोक्रोमेटिक लाइट रे से, तो वो जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। ठीक है, सो फ्रिंजेस फॉर रेड लाइट आर वाइडर देन ब्लू लाइट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। चलिए नाउ, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि फ्रिंज विड्थ हमारी ज्यादा होगी किसके प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्टेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ कितने रखिए, इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ कितनी है, 1 mm each are observed when light of wavelength 5000 angstrom is used. Keeping the setup unaltered, if the source is replaced by another of wavelength 6000 angstrom, the fringe width will be। चलो, ये कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारा जो लाइट सोर्स था उसमें से 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट रे निकल रही थी, अपन उसको रिप्लेस कर दिया, अब हमारा होगा 6000 वाली हमने लगा दिया। तो बताओ कि फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? हाँ जी बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में। देखो भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, बीटा इज लेमडा डी वाई, ये। सो देयरफॉर मैं अगर ऐसे बोलूं, बीटा 2 क्या हो जाएगा, लेमडा 2 बाई डी, तो सेम रहेगा, हम तो कोई बाकी चेंज कर नहीं रहे ना। ठीक है, और बीटा 1 क्या है, सब हमारी वेवलेंथ की थी, लेमडा 1 थी, डी बाय। सो देयरफॉर बीटा 2
बाय बीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। हमें चाहिए बीटा 2, ठीक है। लैम्डा 2 कितना है? लैम्डा 2 कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम इनटू में बीटा 1। बीटा 1 कितना है? 1 mm। इसको डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा? 1.2 mm। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ तो यही रहा था पर विश्वास नहीं। आप वैसे सोच लो ना यार, तो खुद सोचो ना भाई, आपने अगर वेवलेंथ बढ़ा दिया है तो फ्रिंज विड्थ बच्चों इससे ज्यादा तो आएगी, कंफर्म है। बच्चों याद करो, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। आप ये सोचो ना कि आप देखो, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बता रहा हूं मैं कि कहने का मतलब क्या है कि वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ। अगर आपने वेवलेंथ इंक्रीज किया है तो बच्चों 1 mm से तो ऊपर ही आएगी, तो आप इसको तो वैसे ही हटा सकते हो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, कि ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप फोकस करो बच्चों, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। आप यस सोचो सर, ना, ऐसे आपको बस किया था। आपको बस दो ही दिख रहा है कि यार 1.2 1.5। आप जैसे कैलकुलेशन करो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 1.5 तो हो ही नहीं सकता। बच्चों मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत ही सही है। देखो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर टूट के नहीं पड़ना एग्जाम में, अरे भाई आती तो कॉन्सेप्ट आता है कर देंगे। बच्चों टाइम इज द की। बच्चों एग्जाम में टॉप वही करता है जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है। मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा, आपके बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सबके हर एग्जाम में ऐसे होता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और आपने उसको काफी जितना लिखना था लिख दिया, बट आप उसको और एक्स्ट्रा लिख रहे हो जिसकी नीड भी नहीं है, तो वो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे आप सोचो, आपने अगर किसी एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दिया ना, तो आप ये समझ जाना कि आपने किसी एक दूसरे क्वेश्चन का टाइम आप वेस्ट कर दिया है। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन टाइम देना आपका हक है और हर क्वेश्चन का हक है तो उनको टाइम मिले। पर आपने अगर एक पे ज्यादा टाइम वेस्ट किया ना, समझ जाना कि आपने कुछ क्वेश्चन आप बिना पढ़े उनको बिना देखे आपका ये खत्म हो जाएगा एग्जाम। कभी टाइम वेस्ट मत करना किसी क्वेश्चन पे। आपको लगता है कि हाँ सॉल्व हो सकता है, एक टाइम लिमिट में कर लो, वरना छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखो, मैं तो आपको ये बोलूंगा बच्चों, शुरू में आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वही करना जो क्वेश्चन पहले आते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं पहले आप उनको करो, जो नहीं आते उनको लास्ट में छोड़ दो। लेकिन हाँ, जो आते हैं उनको इतना भी मत करना कि बस वो आप उन्हीं में खो के रह जाओ। नहीं, जितने आपको मार्क्स लगता है सफिशिएंट लगता है, हाँ इतने इतना लिखना सफिशिएंट है, हाँ इसमें पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर मैंने बिल्कुल सही लिखा दो, फिर उसके बाद अगला। ऐसा नहीं कि जो आते हो बस उनमें घुस गए। बच्चों कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको पूरा आता नहीं, बट आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज लीनियरली। क्यों भाई? आप खुद सोचो ना, देखो भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर आप स्क्रीन यहाँ लगा दो, आप स्क्रीन को यहाँ लगाने के बजाय बच्चों आप स्क्रीन यहाँ लगा दो, तो आप खुद देखो फ्रिंज विड्थ यहाँ देखो कैसी मिल रही है। यहाँ पे आपको इतनी चौड़ी मिल रही है, देखो मैं सिर्फ ब्राइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएंगी? यहाँ पे कम हो जाएंगी। फिर आ रहा है क्या समझ में? यस सर। आप इसको थोड़ा दूर ले जाओगे तो स्क्रीन, मान लो स्क्रीन आप यहाँ लगे, यहाँ दूर, तो बच्चों आप खुद देखो ना, आप यहाँ थोड़ा फोकस करो, देखो ये वाला देखो ऐसे आ रहा है ना, देखो ये देखो, आपको खुद ही दिख जाएगा, देखना भी। देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ देखो कितनी है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ देखो इतनी है, और यहाँ देखो फ्रिंज विड्थ कितनी है। दिख रहा है ना आप सबको? यस सर। सर ऐसा सेम सन की रेस में भी होता क्या कह रहे हो? है। ये जो आप बता रहे हो ना, ये सन की रेस में भी दिखता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इफ इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज आर इक्वल ओनली देन डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड। बच्चों मैं आपको इस बारे में पहले बता चुका हूँ क्या?
अगर मान लो इंटेंसिटी इक्वल है ना तो ही आपको डार्क दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे डार्क। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है कि ये यहाँ तक है, ठीक है आपको ज्यादा ब्राइट दिख रही है, बट यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये डार्क खत्म कहाँ हो रही है, ब्राइट कहाँ स्टार्ट हो रही है, ये फर्क पड़ता है फिर, ठीक है। So shape of the interference pattern is hyperbolic, a hyperbola with its two foci at S1 and S2। कैसे भाई, देखो अब ना ये आपको दिखा रखा है, सामने वाला व्यू दिखा रखा है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे बच्चों खड़े हुए देखोगे ऐसे, ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली क्या है ना, फ्रिंज ऐसी बनती है, ऐसी ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए देखोगे तो ऐसे, ठीक है, आया क्या समझ में बच्चों? यस सर। चलिए, तो हमारी कैसी बनती है फ्रिंज? हाइपरबोला। सो शेप ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, देखो ये वाला सेकंड केस, इसमें कैसे बनेगी? इसमें राउंड सर्कुलर, इसमें सर्कुलर बनती है, ठीक है। पाथ डिफरेंस का फंडा वही रहेगा, S1P माइनस S2P, S1P माइनस S2, ठीक। चलिए, क्वेश्चन इज इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन ए मीडियम ऑफ, सॉरी नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, if the experiment is performed in a medium of refractive index mu, the wavelength of the light changes from lambda to lambda by mu। कैसे? देखो तो हमें पता है कि lambda into frequency is equal to velocity, ठीक है। अब बच्चों अगर आपने किसी और में कर दिया, आपने मीडियम चेंज कर दिया, आपको पता है वेवलेंथ चेंज होती है, क्यों स्पीड चेंज होती है, इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। क्यों बच्चों? ध्यान को, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब देखो, सो अगर हम ऐसा बोले कि v डिवाइड बाय v डैश किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा बाय लैम्डा डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आप याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था v डिवाइड बाय c, वैल्यू पुट कर दो, तो v की वजह का क्या लिख दो? म्यू इंटू सी लिख दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? v डैश की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, म्यू तो 1 है ना इसके लिए, तो v इक्वल टू सी हो जाएगा, सॉरी सी, हाँ सी ओनली। v डैश क्या हो जाएगा? म्यू इंटू सी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस। सो c डिवाइड बाय म्यू सी विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो बच्चों हमारी नई वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाय में म्यू। देखो ये आ गया अपने ऐसे, तो हम क्या बोल सकते हैं? सो फ्रिंज विड्थ नई वाली क्या हो जाएगी? लैम्डा डैश इंटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। सो लैम्डा डैश कितना है? लैम्डा बाय म्यू डी बाय स्मॉल डी। देयरफॉर बी डैश यानी कि फ्रिंज विड्थ न्यू की नई वाली कितनी हो जाएगी? बीटा बाय न्यू। आया क्या समझ में? यस सर। चलिए, the initial phase difference between interfering waves, ठीक है, must remain constant, otherwise interference will not sustain, hence using coherent sources is necessary। बच्चों अगर आपको इंटरफेरेंस चाहिए रेगुलर तरीके से, तो क्या होगा? हमारा बच्चों जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि हमें ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। मतलब क्या, भाई पहले ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, हमें इस तरीके से नहीं मिलेगा। किसी मोमेंट पे क्या पता जो ब्राइट है अगले मोमेंट पे जो वहां पे डार्क बन जाए, अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो। क्यों बच्चों? इंटरफेरेंस बार बार होता है, वेव चल रही होती है, इंटरफेरेंस बार बार होता है, ठीक है। सही ना, लाइट यूज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अगर बच्चों अगर आप मोनोक्रोमेटिक नहीं यूज करोगे ना, आपको मिलेगा कलरफुल ऐसे तो आपको दिख रहा है। So for polychromatic light, the pattern on the screen will be overlapped by different wavelengths। कहने मतलब आपको ना बिल्कुल साफ साफ ब्राइट और डार्क नहीं दिखेगी,
If white light is used, the central fringe is white, the colored fringe maxima nearest to the central is blue and farthest is red. आपको दिख रहा होगा, पास वाली रेड है और पास वाली क्या बच्चों, ब्लू. क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं. The Young's double slit experiment is performed with blue and the green light of wavelength. दोनों की वेवलेंथ केवल है. ठीक है. अब देखो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ है उसकी ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगी. If x is the distance of the fourth maxima from the central one, then x बताओ क्या आएगा. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला बच्चों ये वाला यूज करना पड़ेगा आपको. y is equal to n times lambda t by e. ये आपको यूज करना पड़ेगा. क्यों? इस बार हमें डिस्टेंस निकालना है मैक्सिमा का. इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा, तो सीधा सीधा देखो ना भाई, फोर्थ मैक्सिमा दोनों के लिए अपने को निकालना है. तो यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू किसके? भाई कैपिटल D दोनों के लिए सेम है, स्मॉल d दोनों के लिए सेम है. फोर्थ निकालना तो वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सो देयरफॉर x ऑफ क्या था अपना, ये ग्रीन लाइट, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये बड़ा हो जाएगा x ऑफ ब्लू. सो आंसर विल बी सी. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस. ये वाला क्वेश्चन समझ आया क्या बच्चों? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. ठीक है. सो आई थिंक इट्स इनफ. सो प्रियंका, अनुष्का, गुरप्रीत, खुशी, कुमकुम, नीतिका, प्रियंका. चले तो बच्चों आप फिर देव्या हमसे अगर बात करें ना, अगर आपको क्लास कंटिन्यू रखनी है, अदरवाइज तो फिर आज बच्चों लास्ट क्लास थी. ठीक है. बट हाँ, प्लानिंग हमारी यही थी कि आपको पूरा सिलेबस हो. बट आई थिंक काफी बच्चे अब्सेंट है, क्लास में नहीं आ रहे हैं अभी, तो उसके वजह से बच्चों क्लास डिसकंटिन्यू करने का हमें इंस्ट्रक्शन मिली है. बाकी आप देव्या हमसे बात कर लेना. होपफुली क्या पता अगर आप रिक्वेस्ट करो कि आप मैनेजमेंट क्या तो मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर क्या आपके बच्चों लास्ट क्लास. ठीक है, बोर्ड के लिए. बाकी नीट का मुझे भी आइडिया नहीं है, वो उसके बारे में आपको दिव्या में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. बट हाँ, आई होप कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे ताकि आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, आपको पूरा सपोर्ट मिले. हाँ, बोर्ड के सेशन, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पता है आपके मार्क्स जिंदगी भर काम आते हैं 12th के, पता ही है ना सबको. ठीक है बच्चों, तो आप बात करना मैम से, अगर आप रिक्वेस्ट करो कि क्या पता स्टार्ट हो जाए आपकी क्लासेस, अदरवाइज